हेडिंग डालो, वायुमंडल में पाई जाने क्या वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन 3 संगठकों से मिलकर हुआ है। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालो, गैस है। ठीक। अब क्या है, गैसें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, तो लिखो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। ठीक। कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं, सबसे पहले लिखते हैं नाइट्रोजन। ठीक। नाइट्रोजन यह हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में, यह हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पाई जाने वाली गैस है। इसका हमारे वायुमंडल में इसकी हमारे वायुमंडल में मात्रा 78.08% है। नाइट्रोजन गैस आग बुझाने का कार्य करती है। गैस नाइट्रोजन गैस अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, अमीनो एसिड का निर्माण करती है।
नाइट्रोजन गैस को जीवधारी प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नाइट्रोजन के बाद नंबर 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस, यह गैस हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को श्वसन क्रिया में सहायक होती है। इस कारण इसको जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। यह गैस ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। आग जलाने में सहायक होती है। अगले ऑक्सीजन गैस के कारण ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अगला ऑक्सीजन गैस कार्बोहाइड्रेट
वसा व प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है, ठीक। क्या है ऑक्सीजन? अगला ऑक्सीजन गैस की हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की हमारे वायुमंडल में मात्रा 20.02% है। तथा यह हमारे वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी गैस है। ठीक। क्या है ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को जीवन जीने के लिए श्वसन क्रिया एवं सांस लेने में सहायक होती है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं? जीवनदायिनी गैस कहते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? आग जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप आग नहीं जला सकते। ऑक्सीजन गैस के कारण ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन गैस कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में 20.02% पाई जाती है, अतः यह हमारे वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी गैस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 कौन सी? आर्गन गैस। आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। इसका हमारे वायुमंडल में प्रतिशत है 0.93%। आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अक्रिय गैस है। ठीक है, देखते हैं, जाते हैं आर्गन। इसमें लिखेंगे आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। तीसरी सबसे बड़ी गैस है। इसकी हमारे वायुमंडल में मात्रा 0.93% है। ठीक। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्गन
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्गन गैस हमारे वायुमंडल की सबसे बड़ी अक्रिय गैस है। ये चीज ध्यान रखना है, अक्रिय। वायुमंडल की जो सबसे बड़ी गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। और हमारे वायुमंडल की जो सबसे बड़ी अक्रिय गैस है वो है कौन सी? आर्गन। ठीक। आर्गन गैस का प्रयोग विद्युत बल्बों व ट्यूब लाइट में किया जाता है। ठीक। आर्गन क्या है? आर्गन गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। इसकी हमारे वायुमंडल में जो मात्रा है वो है 0.93%। ठीक। आर्गन गैस हमारे वायुमंडल की सबसे बड़ी अक्रिय गैस है। ठीक। आर्गन गैस का जो प्रयोग होता है वो विद्युत बल्बों और ट्यूबलाइट में होता है। ठीक। अब अगली गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड यह CO2 गैस हमारे वायुमंडल CO2 गैस हमारे वायुमंडल की तीसरी सबसे बड़ी गैस है। CO2 गैस हमारे वायुमंडल की तीसरी नहीं, चौथी सबसे बड़ी गैस है। चौथी सबसे बड़ी गैस है। इसकी हमारे वायुमंडल में मात्रा 0.03% है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होती है। और CO2 गैस सूर्य से आने वाली तरंगों को
सोख कर पृथ्वी को गर्म करती है। गर्म करती है। इस कारण इसको हरित गैस भी कहते हैं। हरित गैस भी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हल्की गैस है और यह हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैस है। वायुमंडल की जो सबसे बड़ी गैस है वो है नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड, यहाँ पे बात आती है ब्रह्मांड, जो पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब अगली गैस हीलियम। हीलियम हमारे वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के टायरों और गुब्बारों
में किया जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस हमारे वायुमंडल की जो है वो सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस होने के कारण ये हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैस है। हाइड्रोजन गैस को यह अधिक गर्म होने के कारण, हाइड्रोजन गैस में अधिक कैलोरी होने के कारण इसको भविष्य का ईंधन या कैलोरिक गैस भी कहते हैं। ठीक, अब बात आती है हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम हमारे वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो हवाई जहाज के टायरों और गुब्बारों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। मीथेन, मीथेन, मीथेन मीथेन गैस मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। इस गैस को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस गैस को धान के खेतों की गैस, धान के खेतों की गैस, मार्स गैस, गोबर गैस, भी कहते हैं। आगे लिखते हैं। ठीक, ये हो गई क्या हमारे वायुमंडल की जो प्रमुख गैसें हैं। और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जैसे कि ओजोन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, जेनॉन है, ये और कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक, चलिए, क्या हो गया? नंबर 1 हो गया था गैसें। अब वायुमंडल संगठन का नंबर 2 हेडिंग कौन सी? धूलकण। वायुमंडल के संगठन में हो गया था नंबर 1 हो गया था गैसें। अब नंबर 2 डालो धूलकण, जिसे एयरोसोल भी कहते हैं। ठीक, धूलकण। धूलकण क्या होते हैं? हमारे वायुमंडल में कणकीय पदार्थों, रेतों तथा तरल बूंदों के जो सम्मिलित रूप को ही धूलकण कहते हैं।
हमारे वायुमंडल में जैसे कि ज्वालामुखी द्वारा उड़ी राख व धुएं के कण एवं जुते हुए खेतों, रेगिस्तान की रेतीली भूमि से उड़े हुए रेतों के कण एवं धुंध से जो वायुमंडल में सबके एवं जल कणों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? धूल कण कहते हैं। चलिए लिखते हैं, हमारे वायुमंडल में कणकीय पदार्थों, रेतों तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को धूलकण कहते हैं। ये धूलकण ज्वालामुखी उद्गार से निकले धूल व राख के कण जुते हुए खेतों के कण, रेगिस्तान के रेतों के कण इत्यादि होते हैं। क्या होता है? हमारे जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कणों एवं रेतों एवं तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को धूलकण कहते हैं। वायुमंडल में जो कणकीय पदार्थ पाए जाते हैं और तरल बूंदें के जो सम्मिलित रूप जो होता है उसे धूलकण कहते हैं। ये धूलकण क्या होते हैं? ज्वालामुखी द्वारा निकले राख के कण, जुते हुए खेतों से उड़े हुए कण, रेगिस्तानी के रेतों के कण इत्यादि होते हैं। ठीक है। अब नंबर 3 रीडिंग डालते हैं, जलवाष्प। नंबर 3 जलवाष्प। जलवाष्प जो है वो हमारे वायुमंडल का सबसे अस्थिर एवं परिवर्तनशील तत्व है। ये हरदम घटता बढ़ता रहता है। जलवाष्प की जो अधिकतर मात्रा है, जो लगभग 90% जो मात्रा है, वो हमारी पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है। वायुमंडल में जो जलवाष्प पाई जाती है, जलवाष्प के कारण ही मौसमी क्रियाएं जैसे कि कोहरा, ओस, पाला, वर्षा, ये सब होती हैं जलवाष्प के कारण ही। ठीक है। देखते हैं क्या होता है जलवाष्प। यह हमारे वायुमंडल
का सबसे अस्थिर, हमारे वायुमंडल का सबसे अस्थिर यानी परिवर्तनशील तत्व है। यह हमारे वायुमंडल का सबसे अस्थिर एवं परिवर्तनशील तत्व है। जलवाष्प के कारण ही मौसमी क्रियाएं जैसे वर्षा, ओस, कोहरा, पाला, हिमपात, ओलावृष्टि, आदि होती है। क्या है? यह हमारे वायुमंडल का सबसे अस्थिर एवं परिवर्तनशील तत्व है, क्योंकि इसकी कहीं मात्रा कम होती है और कहीं ज़्यादा होती है, ये घटता बढ़ता रहता है। जलवाष्प के कारण ही मौसमी क्रियाएं जैसे कि वर्षा है, ओस है, कोहरा है, पाला है, हिमपात, ओलावृष्टि आदि जलवाष्प के कारण ही होती हैं। आगे जलवाष्प की अधिकतम मात्रा लगभग 90% 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जलवाष्प की जो अधिकतम मात्रा है वो 90% 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जलवाष्प की मात्रा में स्थानिक व कालिक परिवर्तन होते हैं। जलवाष्प जो होती है उसकी मात्रा में स्थानिक व कालिक परिवर्तन होते हैं। इसकी मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है और ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। जलवाष्प
की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से बोलते हैं के पास पाई जाती है। ठीक, क्या है? ठीक है, जलवाष्प क्या है? यह हमारे वायुमंडल का सबसे स्थिर और परिवर्तनशील तत्व है, क्योंकि इसकी जो मात्रा है कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं घटती और बढ़ती रहती है। मिनटों, सेकंडों और घंटों में इसकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। जलवाष्प के कारण ही कुछ मौसमी संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, जैसे वर्षा है, ओस है, कोहरा, पाला, हिमपात, ओलावृष्टि आदि क्रियाएं, जो मौसमी क्रियाएं हैं वो जलवाष्प के कारण ही संपन्न होती हैं। ठीक है, जलवाष्प की जो अधिकतम मात्रा है वो हमारी पृथ्वी से अधिकतम मात्रा लगभग 90 किलोमीटर हमारी पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा जो 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। अगला, जलवाष्प जो है उसका स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होता है। जैसे कि स्थान के अनुसार जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है और ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाएगी। जलवाष्प की जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वो विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। जलवाष्प हरित ग्रह प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जलवाष्प जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? वायुमंडल, उसके कार्य और संगठन में क्या था? 3 तत्वों से मिलकर वायुमंडल का जो संगठन है वो 3 तत्वों से मिलकर हुआ था। कौन कौन से? गैसें, नंबर 1 गैस, नंबर 2 धूलकण और नंबर 3 जलवाष्प। ठीक है, वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है और रेडॉन गैस। ये गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। और धूलकण क्या होते हैं? जो वायुमंडल में जो कणकीय पदार्थ हैं, तरल बूंदों के जो सम्मिलित रूप पाया जाता है तो उसे धूलकण कहते हैं। और नंबर 3 जलवाष्प। ठीक, इन 3 संगठनों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे कल बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में।